हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ इनसाइड स्पोर्ट्स साइंस। आज हम एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के अंदर एक नया लेक्चर करने वाले हैं जिसमें हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मसल फाइबर और मसल सेल। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल, जिसमें हमने एक ब्रॉडर स्ट्रक्चर देखा था स्केलेटल मसल का। आज हम स्केलेटल मसल के अंदर जो मसल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, हम उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, आई एम योर एजुकेटर, यू आर वाचिंग इनसाइड स्पोर्ट्स साइंस। सो लेट्स बिगिन। हमने प्रीवियस लेक्चर में इस डायग्राम को स्टडी किया था, करेक्ट? दिस इज योर बोन एंड दिस इज योर कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट्स बोन एंड योर मसल, राइट? दिस इज योर मसल बेली। और ये जो मसल बेली है, इसको सराउंड करके रखा हुआ है एक कनेक्टिव टिश्यू ने, जिसको हम बोलते हैं एपीमाइसियम। ये हमने कल स्टडी किया हुआ है, करेक्ट? ये जो मसल बेली है, अगर हम इसको कट करें तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ ऐसा नजर आता है। इसके अंदर कई सारे बंडल्स ऑफ मसल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं मसल फैसिकल। अगर हम इनलार्ज करें एक मसल फैसिकल को, दिस इज वन ऑफ द मसल फैसिकल्स। ये जो एक मसल फैसिकल है, इसको भी एक कनेक्टिव टिश्यू ने सराउंड करके रखा हुआ है, जिसको हम बोलते हैं पेरीमाइसियम, करेक्ट? दिस इज अ कनेक्टिव टिश्यू। अगर हम इस मसल फेसिकल के अंदर और अगर देखने की कोशिश करें, तो इस मसल फेसिकल के अंदर कई सारे मसल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। मसल फाइबर्स को हम मसल सेल्स भी बोलते हैं। और ये जो एक मसल सेल है, इसको भी एक कनेक्टिव टिश्यू ने सराउंड करके रखा हुआ है, जिसको हम बोलते हैं एंडोमाइसियम, करेक्ट? ओके। इस मसल सेल या मसल फाइबर के अंदर कई सारे मायोफाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। These are also cylindrical like structure. This is myofibril. इसी मायोफाइब्रिल के अंदर कई सारे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोनिन, लाइक दिस। और इसी प्रोटीन्स की वजह से, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स की वजह से हमारे मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसको हम आगे आने वाले स्लाइड्स में या लेक्चर्स में हम पढ़ने वाले हैं, करेक्ट? अभी हम सिर्फ और सिर्फ एक मसल फाइबर के बारे में पढ़ेंगे कि मसल फाइबर के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। स्ट्रक्चर ऑफ द मसल फाइबर। हमारा जो मसल फाइबर है, ये कुछ इस तरीके से नजर आता है, राइट? लेट मी इरेज दिस फर्स्ट, इसको मैं बाद में अच्छे से समझाने वाला हूं। दिस इज योर मसल फाइबर और मसल सेल। ये जो मसल सेल है, ये सिलेंड्रिकल इन स्ट्रक्चर होता है। दिस इज सिलेंड्रिकल इन शेप। सिलेंड्रिकल शेप का होता है। ओके, नाउ आफ्टर ऑल हम पढ़ने वाले हैं मसल मसल सेल के बारे में, जिसको हम मसल फाइबर भी बोलते हैं। तो हम कुछ देर के लिए मसल सेल को एक नॉर्मल सेल से कंपेयर करके स्टडी करने वाले हैं। इससे हमारा इस मसल सेल को स्टडी करना बहुत इजी हो जाएगा, करेक्ट? मैंने एनाटॉमी फिजियोलॉजी की जो फर्स्ट चैप्टर है, उसमें आपको सेल पढ़ाया था। उसमें मैंने आपको सेल के कई सारे सेल ऑर्गेनेलिज बताए थे। तो सेम सेल ऑर्गेनेलिज हमारे मसल सेल्स में भी प्रेजेंट होते हैं, बट बात यह है कि उनके नाम डिफरेंट होते हैं। ज्यादा डिफरेंट नहीं होते, बस उनके नाम के आगे सार्को वर्ड लग जाता है, करेक्ट? अभी हम समझने वाले हैं कि कैसे होता है। हमने ये पढ़ा था कि जो हमारा सेल है, सेल की एक आउटर कवरिंग होती है। सेल की एक आउटर कवरिंग होती है, हमने बहुत पहले पढ़ा था। इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, या फिर हम इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या हम इसको बोलते हैं प्लाज्मा लेमा। प्लाज्मा लेमा। इन द सेम वे, जो हमारा मसल सेल है, इसके बाहर भी एक कवरिंग मौजूद होती है। उस कवरिंग को हम बोलते हैं सार्कोलेमा। ये एक लिपिड बाइलेयर का बना हुआ होता है। क्या होता है सार्कोलेमा? इट इज द आउटर कवरिंग ऑफ द मसल सेल और द मसल फाइबर। नाउ, अब आपको यहाँ पे एक कंफ्यूजन हो रहा होगा। कंफ्यूजन क्या है? मैंने अभी आपको बताया है कि जो मसल फाइबर है, उसको कवर करके रखता है एंडोमाइसियम, और अभी मैं आपको बता रहा हूँ सार्कोलेमा। तो होता यह है कि जो हमारा जो मसल फाइबर है, ये कवर्ड होता है आपके सार्कोलेमा से, और इस सार्कोलेमा के ऊपर प्रेजेंट होता है आपका एंडोमाइसियम,
करेक्ट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। दिस इज आवर मसल सेल। मसल सेल की जो आउटर कवरिंग है हम उसको बोलते हैं सार्कोलेमा, और सार्कोलेमा के ऊपर प्रेजेंट होता है आपका एंडोमाइसियम। करेक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। राइट। आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ये जो हमारा सिलेंड्रिकल शेप्ड जो हमारा मसल सेल है, इसके अंदर कई सारे गड्ढे प्रेजेंट है, दिस वन एंड दिस वन। इसको हम बोलते हैं टी टिब्यूल्स, एंड द टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसवर्स टिब्यूल। करेक्ट। लेट मी राइट इट हियर। मैं ये इरेज कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जगह ज्यादा नहीं है। लेट मी इरेज दिस फर्स्ट। दिस गड्ढा लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज टी टिब्यूल्स। लेट मी राइट इट हियर। This is T tubule. T stands for transverse. Transverse tubules. इसका क्या काम होता है ये हम आगे पढ़ने वाले हैं, बहुत जल्दी समझने वाले हैं। करेक्ट। सो देर आर लॉट्स ऑफ टी टिब्यूल्स इन दी मसल सेल। मैंने यहाँ पे सिर्फ दो ही ड्रॉ किए हैं। करेक्ट। ये जो दो टी टिब्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, इन दो टी टिब्यूल्स के बीच में आपका प्रेजेंट होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके। मैंने जब आपको सेल चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि हमारे सेल के अंदर एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है। करेक्ट। इन द सेम वे हमारे मसल सेल में प्रेजेंट होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। करेक्ट। एक वर्ड लग गया है सार्को, दैट्स इट। हमारे नॉर्मल सेल में होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मसल सेल में होता है हमारा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेट मी राइट इट हियर। दिस एंड दिस इज प्रेजेंट बिटवीन two consecutive T tubules. This is the first T tubule and this is the second T tubule. और इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है आपका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइक दिस। ओके। अब लेट मी राइट इट हियर। दिस इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ अब इसका फंक्शन क्या होता है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टोर करके रखता है कैल्शियम आयंस को। दिस इज द स्टोर हाउस ऑफ द कैल्शियम आयन। अब इस कैल्शियम आयन को क्यों स्टोर करके रखता है ये मैं आगे आने वाले स्लाइड्स में आपको बताऊंगा, या आगे आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में बताने वाला हूँ। अभी आप सिर्फ इतना जानिए कि जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका फंक्शन है कैल्शियम आयंस को स्टोर करके रखना, और जब जरूरत हो तब ये कैल्शियम आयंस को रिलीज करता है। करेक्ट। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टोर्स calcium ion, and when it is required it releases lots of calcium ions. Correct. Okay. Now one more thing, मैंने आपको बताया था कि सेल के अंदर एक लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होता है। उस लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। करेक्ट। उसी तरीके से हमारे मसल सेल के अंदर भी एक लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है ऑल ओवर द मसल सेल। दिस इज दैट लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर। इस लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। करेक्ट। दिस इज नोन एज सार्कोप्लाज्म। प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि मेरे को यहाँ पे और कई सारी चीजें मेंशन करनी है, तो शायद आगे मैं इन सबको इरेज करूं। करेक्ट। तो आप प्लीज नोट्स बनाते जाइए और इनको नोट करते जाइए, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो दिस लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज सार्कोप्लाज्म। ओके। मैंने आपको सेल में बताया था कि सेल में कई सारे माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होते हैं, एंड दैट दोज माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। इन द सेम वे हमारे मसल सेल में भी कई सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, लाइक दिस एम्प्टी स्टैंड्स फॉर माइटोकॉन्ड्रिया। लॉट ऑफ लॉट्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। एंड ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये मसल सेल के अंदर जाने जाते हैं सार्कोसोम के नाम से। लेट मी राइट इट हियर। दिस माइटोकॉन्ड्रिया इन द मसल सेल आर नोन एज सार्कोसोम। करेक्ट। क्या आपको समझ में आई इतनी सारी चीजें? आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। करेक्ट। नाउ अगर आप इसकी पेरीफेरी पे ध्यान दें, हमारे जो
मसल सेल है, इसकी पेरीफेरी पे ध्यान दें, तो कई सारे न्यूक्लियस हमारे मसल सेल में प्रेजेंट होते हैं। हमारे मसल फाइबर में कई सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। इसी वजह से हम अपने मसल फाइबर को बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड। जस्ट अ सेकेंड। ओके, lots of nucleus are present in a muscle cell, that's why it is called multinucleated. Okay, now और कुछ एडिशनल चीज आपको समझने की जरूरत है। क्या है वो? हमारा जब मसल फाइबर है वो परफॉर्म कब करता है, वो एक्शन कब परफॉर्म करता है? जब उसको इंफॉर्मेशन मिलता है, राइट? और इंफॉर्मेशन उसको कौन देता है? इंफॉर्मेशन उसको देता है नर्व सेल। मैंने आपको नर्व सेल का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से पढ़ाया है प्रीवियस लेक्चर में, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा है तो प्लीज गो एंड वॉच दैट लेक्चर फर्स्ट। अभी मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बना के समझा देता हूँ। लेट्स से दिस इज द nerve ending ending of the nerve ending of a nerve cell. ओके, ये जो नर्व सेल है ये ट्रांसफर करता है इंफॉर्मेशन को, करेक्ट? ये जो एंडिंग आपको नजर आ रहा है नर्व का, इसको हम बोलते हैं एक्सॉन एंडिंग। जस्ट अ सेकेंड, दिस इज नोन एज एक्सॉन एंडिंग या एक्सॉन टर्मिनल। ये एक्सॉन टर्मिनल एक मैसेज को ट्रांसफर करता है हमारे स्केलेटल मसल में। और ये जो मैसेज है ये किस फॉर्म में होता है? ये एक केमिकल के फॉर्म में होता है जिसको हम बोलते हैं ACH या फिर असिटाइल कोलिन। ये केमिकल होता है यहाँ पे। ये इस केमिकल को रिलीज करता है हमारे मसल सेल में और इस केमिकल को हम बोलते हैं ACH। एंड ACH स्टैंड्स फॉर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ, दिस ACH स्टैंड्स फॉर असिटाइल कोलिन। असिटाइल कोलिन, करेक्ट? आई होप आपको समझ में आया होगा, राइट? नाउ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू नीड टू रिमेंबर। आपको यहाँ पे एक स्पेस नजर आ रहा होगा। हमारा जो एक्सॉन टर्मिनल है, दिस इज दी नर्व, नर्व सेल, नर्व सेल। ये जो आपका नर्व सेल है एंड दिस इज एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल और जो आपका स्केलेटल मसल सेल है, इसके बीच में आपको एक जगह नजर आ रही होगी। इस जगह को हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। लेट मी राइट इट हियर। दिस स्पेस इज नोन एज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और इस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को हम मोटर एंड प्लेट भी बोलते हैं, राइट? दिस इज ऑल्सो नोन एज मोटर मोटर एंड प्लेट। इसी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में हमारा ACH को रिलीज किया जाता है एंड दिस ACH इज अ मैसेंजर, करेक्ट? अब ये जो ACH है, ये ACH को रिसीव करने के लिए भी यहाँ पे एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं ACH रिसेप्टर। अगर ये ACH रिसेप्टर यहाँ पे प्रेजेंट ना हो तो ये ACH आपका स्केलेटल मसल सेल के अंदर नहीं पहुंच पाएगा, ये मसल सेल के अंदर नहीं आ पाएगा, करेक्ट? तो यहाँ पे आपका प्रेजेंट होता है ACH रिसेप्टर। लेट मी ड्रॉ इट हियर, लेट मी यूज दी अनदर कलर, this green color protein, this is your ACH रिसेप्टर। ये रिसीव करते हैं आपके ACH को। ओके, देयर आर लॉट्स ऑफ ACH रिसेप्टर, आई एम नॉट ड्राइंग इट एवरीवेयर। ये कुछ ACH रिसेप्टर्स मैंने आपको बता दिया है। अब आपको समझ में आएगा कि टी ट्यूब्यूल्स क्या करता है, ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल क्या करता है। दिस इज द एक्सॉन टर्मिनल, दिस इज द नर्व सेल एंड दिस इज द एक्सॉन टर्मिनल। ये मैसेज लेके आता है ACH के थ्रू। इस ACH में आपका मैसेज होता है एसिटाइल कोलिन। इसको हम न्यूरोट्रांसमीटर भी बोलते हैं ACH, करेक्ट?
ये ACH न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में सिक्रीट होता है, करेक्ट। उसके बाद ये जो हमारा स्केलेटल मसल सेल है, मसल फाइबर, ये इस ACH को रिसीव करते हैं। किसके थ्रू? ACH रिसेप्टर्स के थ्रू। ये जो ग्रीन कलर के जो प्रोटीन मैंने बनाया है, दीज आर ACH रिसेप्टर। ये ACH रिसेप्टर रिसीव करते हैं ACH को, असिटाइलकोलिन को, और उसके बाद ये ACH हमारे मसल सेल के अंदर जाता है। अब ये अंदर कैसे जाता है? ये इसी टी ट्यूब्यूल्स के थ्रू हमारे मसल सेल के अंदर जाता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन का मसल सेल के अंदर जाना बहुत जरूरी है, करेक्ट। और ये अंदर कैसे जाता है? हमारे टी ट्यूब्यूल्स के जरिए जाता है, करेक्ट। आई होप आपको क्लियरली समझ में आया होगा स्ट्रक्चर ऑफ द मसल सेल, राइट। ये हो गया हमारा मसल सेल। इस मसल सेल के अंदर हमारे बहुत सारे मसल आई एम सॉरी इस मसल सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारे बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स, लाइक दिस। And these myofibrils are also cylindrical in shape, like this. There are lots of myofibrils present inside the muscle cell or the muscle fiber. अब हम ये देखने वाले हैं कि हमारा मायोफाइब्रिल कैसा दिखता है, राइट। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आए होंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। दिस इज योर मायोफाइब्रिल। लेट मी इरेज दिस फर्स्ट। This is your myofibril, and myofibril is consist of lots of proteins and lots of filaments, और इन्हीं प्रोटीन्स और इन्हीं फिलामेंट्स को हम अभी स्टडी करने वाले हैं। एंड अभी हम जानते हैं इन प्रोटीन्स को। मैंने आपको बताया कि मायोफाइब्रिल फाइब्रिल होता क्या है। हमारे मसल फाइबर के अंदर कई सारे मायोफाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, और यही मायोफाइब्रिल हमारे मस्क्यूलर कॉन्ट्रैक्शन में एक मेजर रोल प्ले करते हैं। ओके, ये जो मायोफाइब्रिल है आपको नजर आ रहा होगा, इसके अंदर एक जिगजैग लाइन है। इस मायोफाइब्रिल के अंदर एक जिगजैग लाइन यहाँ पे प्रेजेंट है, लाइक दिस। इस जिगजैग लाइन को हम बोलते हैं जेड लाइन, और ये कई सारे प्रेजेंट होते हैं। दिस इज द फर्स्ट जेड लाइन एंड दिस इज द सेकेंड जेड लाइन। मैं ड्रॉ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपको अच्छे से समझना जरूरी है। दिस इज द फर्स्ट जेड लाइन एंड दिस इज द सेकेंड जेड लाइन, करेक्ट। अब आपको, अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो आपको नजर आएगा कि एक ब्लूइश कलर की लाइन और अटैच हो रही है आपके जेड लाइन से। दिस इज योर जेड लाइन, और इस जेड लाइन से एक ब्लूइश कलर की लाइन और अटैच हो रही है, लाइक दिस वन, दिस वन। ये जो ब्लूइश कलर की लाइन जो आपको नजर आ रही है, जो अटैच हो रही है जेड लाइन से, इसको हम बोलते हैं थिन फिलामेंट। तो जो थिन फिलामेंट है वो अटैच्ड होती है आपके जेड लाइन से, और ये दोनों तरफ प्रेजेंट होती है, इस साइड भी एंड इस साइड भी, लाइक दिस। अब अगर आप एक और चीज नोटिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो दो कंजिक्यूटिव थिन फिलामेंट्स हैं, इन थिन फिलामेंट्स के बीच में एक और रेडिश कलर की लाइन आपको नजर आ रही होगी, दिस रेडिश कलर लाइन, और ये मोटी है। इसी को हम बोलते हैं थिक फिलामेंट। आपको इस डायग्राम में उतना क्लियरली समझ में नहीं आ रहा होगा, इसलिए मैंने एक सेपरेट डायग्राम बनाया हुआ है, लाइक दिस, करेक्ट। ओके, अभी हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं। दिस zigzag line is known as the Z line, करेक्ट। इसी Z लाइन में हमारा थिन फिलामेंट प्रेजेंट है। दिस ब्लूइश कलर लाइन इज नोन एज द थिन फिलामेंट, थिन फिलामेंट। और ये जो रेडिश कलर की जो आपको बैंड नजर आ रही है, इसको हम बोलते हैं थिक फिलामेंट। अभी इन सब चीजों को हम और डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। दिस इज योर मायोफाइब्रिल। हमने अभी देखा ये है आपका मायोफाइब्रिल का स्ट्रक्चर। अभी हम इसके फिलामेंट्स को और डिटेल में स्टडी करते हैं। आपका जो मायोफाइब्रिल है, ये प्रोटीन से मिलके बना हुआ होता है, मेड अप ऑफ प्रोटीन।
और इस प्रोटीन को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला आता है आपका थिक फिलामेंट और दूसरा होता है आपका थिन फिलामेंट। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको दिखाया, दिस ब्लूइश कलर पोर्शन, मैं जेड लाइन को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। थिन फिलामेंट में आता है आपका दिस ब्लूइश कलर पोर्शन, दिस इज योर थिन फिलामेंट, एंड दिस रेडिश कलर पोर्शन इज नोन एज दी थिक फिलामेंट। ओके, थिन फिलामेंट के अंदर हमारे तीन प्रोटीन्स आते हैं और थिक फिलामेंट के अंदर हमारा एक प्रोटीन आता है। थिक फिलामेंट के अंदर जो प्रोटीन आता है हम उसको बोलते हैं मायोसिन, और ये एक पॉलीमर होता है। पॉलीमर का मतलब क्या होता है? जो एक मायोसिन होता है हम उसको बोलते हैं मीरोमायोसिन, और ये होता है मोनोमर। करेक्ट? जब बहुत सारे मीरोमायोसिन अटैच हो जाते हैं तब वो बनाते हैं मायोसिन। समझ में आया? मीरोमायोसिन ये एक छोटा स्मॉलर टर्म है। जब बहुत सारे मीरोमायोसिन अटैच हो जाते हैं तब ये बनाते हैं आपके मायोसिन। मीरोमायोसिन एक मोनोमर है एंड मायोसिन ये एक पॉलीमर है। करेक्ट? तो थिक फिलामेंट में हमारा सिर्फ एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं मायोसिन। राइट? ओके, अब हम पढ़ते हैं थिन फिलामेंट्स के बारे में। थिन फिलामेंट्स में हमारे तीन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ऑल्दो ये थिन फिलामेंट है लेकिन इसमें प्रोटीन तीन ही प्रेजेंट है। थिक फिलामेंट थिक होता है लेकिन एक ही प्रोटीन प्रेजेंट होता है वहां पे। ओके, थिन फिलामेंट में हमारे तीन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। एक होता है आपका एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड देन कम्स दी ट्रोपोनिन। एक्टिन आपका दो फिलामेंट होता है, दो लेयर्स होते हैं आपके एक्टिन में। इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। करेक्ट? एक्टिन के बाद आता है आपका ट्रोपोमायोसिन, ये भी दो फिलामेंट्स होते हैं, और एक होता है आपका ट्रोपोनिन, इसके तीन सब यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं। यूजीसी नेट में एक क्वेश्चन आया था जिसमें ये पूछा था कि विच ऑफ दीज प्रोटीन्स बिलोंग टू थिन फिलामेंट, और ये सारे ऑप्शंस वहां पे दिए हुए थे। करेक्ट? थिक फिलामेंट में आपका मायोसिन आता है, थिन फिलामेंट में एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन आता है। करेक्ट? आई होप आपको यहाँ पे ये सारी चीजें क्लियर होंगी। ओके, लेट्स मूव बैक टू दी दिस डायग्राम। मैंने आपको बताया दिस इज योर थिन फिलामेंट, तो इस थिन फिलामेंट में आपका प्रेजेंट होता है एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन, और ये है आपका थिक फिलामेंट, इसमें प्रेजेंट होता है सिर्फ और सिर्फ मायोसिन। करेक्ट? आई होप आपको इतना क्लियरली समझ में आया होगा। ओके, नाउ अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे बॉडी में मूवमेंट कैसे पॉसिबल होता है, हमारा बॉडी हमारे जॉइंट्स में मूवमेंट कैसे होता है। अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं। दिस इज आर बाइसेप मसल। करेक्ट? ये हमारे कोरकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला से शुरू होता है और ये हमारे रेडियस में आके खत्म होता है। ठीक? अब हम ये देखते हैं कि हमारा एल्बो फ्लेक्शन पॉसिबल कैसे होता है। राइट? दिस इज योर बाइसेप मसल, बाइसेप मसल, और ये आपके रेडियस से जुड़ा हुआ है। किसके थ्रू जुड़ा हुआ है? ये टेंडन के थ्रू जुड़ा हुआ है। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो फ्लेक्शन मूवमेंट है ये कैसे परफॉर्म होता है। ये हम अभी समझने की कोशिश करते हैं इस गिफी की मदद से। ओके, लेट्स स्टार्ट। दिस इज आर फ्लेक्शन। अब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये नजर आएगा कि ये जो हमारा बाइसेप मसल है ये अपना लेंथ को छोटा कर रहा है, इसकी लेंथ की शॉर्टनिंग हो रही है। इस वजह से ये मूवमेंट पॉसिबल हो पा रहा है, लाइक दिस। ये आपका लेंथ छोटा हो रहा है जिस वजह से ये टेंडन में एक टेंशन को जनरेट कर रहा है, टेंडन को खींच रहा है, और ये टेंडन हमारा रेडियस बोन से जुड़ा हुआ है। करेक्ट? ये टेंडन, ये हमारा मसल छोटा हुआ, ये टेंशन जनरेट किया हमारे टेंडन में, और टेंडन जुड़ा हुआ है हमारे रेडियस बोन से। इसी वजह से हमारा रेडियस बोन खिंचाता है और हमारा फ्लेक्शन पॉसिबल हो पाता है। एक बार फिर देखिए, टेंडन पुल हुआ और हमारा टेंडन हमारे रेडियस को पुल करता है और हमारा फ्लेक्शन मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है। करेक्ट? अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो ये मसल है ये अपने लेंथ को कम कैसे करता है। ये हम अभी समझने की कोशिश करते हैं। राइट? ओके, दिस इज आर मसल फाइबर। इस मसल फाइबर के अंदर जो हमारा मायोफाइब्रिल प्रेजेंट है ये उसका स्ट्रक्चर है, ये हमने अभी देखा। राइट? ओके,
मैं अभी इन सारी चीज़ों को इरेज करता हूँ, जिससे आपको और बेहतर समझ में आएगा। ये है आपका जेड लाइन। दिस इज योर जेड लाइन जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है। दिस इज द फर्स्ट जेड लाइन एंड दिस इज द सेकेंड जेड लाइन। जब ये दो जेड लाइन पास आते हैं, तब हमारा जो मायोफाइब्रिल है, इसकी लेंथ छोटी होती है। करेक्ट। जब हमारे मायोफाइब्रिल की लेंथ छोटी होती है, तो उसी टाइम हमारे जो मसल फाइबर है, उनकी भी लेंथ छोटी होती है। क्यों? क्योंकि आफ्टर ऑल हमारा जो मसल फाइबर है, ये कई सारे मायोफाइब्रिल से मिलके बना हुआ है। मैंने आपको बताया था, दिस इज, लेट सपोज दिस इज योर मसल फाइबर, और इसी मसल फाइबर के अंदर कई सारे मायोफाइब्रिल्स प्रेजेंट है। तो जाहिर सी बात है, जब हमारा मायोफाइब्रिल की लेंथ कम होगी, तो हमारे मसल फाइबर की भी लेंथ कम हो जाएगी। करेक्ट। जैसे ही हमारे मसल फाइबर का लेंथ कम होगा, उसी वजह से हमारा जो मसल फैसिकल्स है और मसल फाइबर बंडल्स है, उनकी लेंथ भी कम होगी। और जैसे ही हमारे मसल फाइबर बंडल्स या मसल फैसिकल्स की लेंथ कम होगी, तो हमारे मसल बेली की लेंथ भी कम होने लगेगी। आई होप आपको समझ में आएगा कॉन्सेप्ट। और एक हमारी जो लेंथ है, मसल मायोफाइब्रिल की जो लेंथ है, ये कम कैसे होती है? ये हमारा जो थिन मायोफिलामेंट है, ये स्लाइड करता है हमारे थिक मायोफिलामेंट के ऊपर। करेक्ट। ये मैं आपको अभी बताता हूँ। दिस इज, लेट सपोज दिस इज योर जेड लाइन, दिस इज आर जेड लाइन। करेक्ट। नाउ ये जो आपको ग्रीनिश कलर का जो आपको फिलामेंट्स नजर आ रहे हैं, दिस दिस इज योर थिन मायोफिलामेंट। दिस ऑल ग्रीनिश कलर प्रोटीन इज योर थिन मायोफिलामेंट। और ये जो आपको रेड कलर का नजर आ रहा है, दिस इज योर थिक मायोफिलामेंट, जिसको हम बोलते हैं मायोसिन। करेक्ट। अब ये जो आपका जो थिन मायोफिलामेंट है, ये स्लाइड करेगा आपके थिक मायोफिलामेंट के ऊपर। लेट मी शो यू दिस। ये कुछ ऐसे स्लाइड करता है। थिन मायोफिलामेंट स्लाइड्स ओवर दी थिक मायोफिलामेंट, और इसी वजह से हमारा जो मायोफाइब्रिल है, उसकी लेंथ छोटी होती है। करेक्ट। जैसे ही हमारे मायोफाइब्रिल की लेंथ छोटी होती है, ये हमारे टेंडन को खींचता है, और हमारा टेंडन क्योंकि रेडियस से जुड़ा हुआ है, वो अपने रेडियस को खींचता है, और हमारा एल्बो फ्लेक्शन पॉसिबल हो पाता है। और सिर्फ एल्बो फ्लेक्शन ही नहीं, हमारे बॉडी के सारे जॉइंट्स भी इसी मैकेनिज्म के थ्रू मूवमेंट परफॉर्म करते हैं। करेक्ट। अभी हम कुछ और चीजों को समझते हैं इस मायोफाइब्रिल के अंदर। लेट मी इरेज दिस फर्स्ट। अभी हम डीपली स्टडी करते हैं सार्कोमेयर को। सार्कोमेयर होता क्या है? इट इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द skeletal muscle cell. Correct. Let me write it here. It is the structural and functional unit of skeletal muscle. Correct. Now, होता क्या है sarcomere? It is the area between two Z line. This is your Z line. This is the first Z line and this is the second Z line. ये जो दो Z line है, इनके बीच का जो एरिया है, हम इसको बोलते हैं सार्कोमियर। करेक्ट। एक मायोफाइब्रिल में कई सारे सार्कोमियर प्रेजेंट हो सकते हैं। यहाँ पे आपका एक से पहला जेड लाइन हुआ, यहाँ पे आपका एक और जेड लाइन प्रेजेंट हो सकता है। करेक्ट। तो दिस इज योर दी सेकेंड सार्कोमियर, दिस इज द फर्स्ट सार्कोमियर एंड दिस इज द सेकेंड सार्कोमियर। करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको ये बताया है। ओके। अभी हम कुछ और चीजें डिटेल में समझते हैं। राइट। ओके। हम वापस से इस डायग्राम में आते हैं। और ये जो आपको नजर आ रहे हैं इतने सारे प्रोटीन्स, इनमें से कुछ है थिन प्रोटीन्स और ये है कुछ थिक प्रोटीन। थिन फिलामेंट्स एंड द थिक फिलामेंट। अब जाहिर सी बात है, अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में अगर हम इसको स्टडी करें, तो जो लाइट है, वो थिन प्रोटीन से तो पास ऑन हो जाएगी इजिली, लेकिन जो थिक प्रोटीन्स है, थिक फिलामेंट्स है, उससे वो पास ऑन नहीं हो पाएगी। तो जो एरिया जहाँ पे आपका थिक फिलामेंट प्रेजेंट होता है, वो आपका डार्क नजर आता है, और जहां पे आपका थिन फिलामेंट मौजूद होता है, वो आपको लाइट नजर आता है, इसी वजह से। करेक्ट।
इसीलिए जब हम स्केलेटल मसल को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो कई सारे स्ट्राइशंस हमको नजर आते हैं, इसीलिए हम इसको स्ट्राइटेड मसल्स भी बोलते हैं। जो स्ट्राइशंस आपको नजर आते हैं स्केलेटल मसल के अंदर, वो किस वजह से होते हैं? वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि इतने सारे प्रोटीन्स, थिक फिलामेंट्स एंड थिन फिलामेंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। करेक्ट। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ एरियाज को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। करेक्ट। ये है हमारा थिक मायोफिलामेंट, जिसको हम मायोसिन बोलते हैं। करेक्ट। अब हम ये देखते हैं कि ये टोटल कितना एरिया कवर कर रहा है। ये यहां से लेके यहां तक का एरिया कवर कर रहा है। सो लेट मी ड्रॉ इट हियर। यहां से लेके ये इतना एरिया कवर कर रहा है। तो जो टोटल एरिया जो हमारा मायोसिन फिलामेंट कवर कर रहा है, जो हमारा थिक मायोफिलामेंट जो टोटल एरिया कवर कर रहा है, हम इसको बोलते हैं डार्क बैंड। लेट मी राइट इट हियर। डार्क बैंड, या फिर हम इसको ए बैंड भी बोलते हैं। ए बैंड। अब आपको एक चीज नोटिस करने की जरूरत है, ये जो डार्क बैंड है इसमें एक थिन मायोफिलामेंट भी आ रहा है यहाँ पे। दिस इज द फर्स्ट थिन मायोफिलामेंट एंड दिस इज द सेकंड थिन मायोफिलामेंट। तो कुछ पोर्शन थिन मायोफिलामेंट भी हमारे डार्क बैंड के अंदर आता है। करेक्ट। क्या होता है डार्क बैंड? टोटल एरिया कवर्ड बाय थिक मायोफिलामेंट, या फिर टोटल एरिया कवर्ड बाय द मायोसिन प्रोटीन, इसको हम बोलते हैं डार्क बैंड या ए बैंड। डार्क बैंड के अंदर कुछ पोर्शन थिन मायोफिलामेंट्स भी आते हैं। करेक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये जो डार्क बैंड है ये यहाँ पे भी प्रेजेंट होंगे। सो लेट मी ड्रॉ इट हियर ऑल्सो। ये आपका मायोसिन, दिस इज मायोसिन मायोसिन मायोसिन। तो ये टोटल एरिया जो कवर कर रहे हैं, मैं छोटा सा यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, फ्रॉम हियर टू हियर। इस टोटल एरिया को हम बोलेंगे डार्क बैंड। डार्क बैंड या ए बैंड। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो एक थिन फिलामेंट यहाँ पे आ ही रहा है, अपीयर हो रहा है। तो डार्क बैंड के अंदर कुछ पोर्शन थिन फिलामेंट होते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इस डार्क बैंड के अंदर एक एरिया ऐसा भी है जहां पे थिन फिलामेंट मौजूद नहीं है। वहां पे सिर्फ और सिर्फ थिक फिलामेंट है। और वो एरिया कौन सा है? लेट मी ड्रॉ इट विथ डिफरेंट कलर। ये है वो एरिया, यहां से लेके यहां तक का एरिया। ये वो एरिया है जहां पे आपका सिर्फ और सिर्फ थिक फिलामेंट है, थिन फिलामेंट वहां पे नहीं है। तो उस एरिया को हम बोलते हैं एच जोन। लेट मी ड्रॉ इट हियर, लेट मी मेंशन इट विद डिफरेंट कलर। ये है आपका फ्रॉम हियर टू हियर। ये वो एरिया है जहां पे आपका सिर्फ और सिर्फ थिक फिलामेंट है, और इस एरिया को हम बोलते हैं एच जोन। एच जोन, दिस इज द एरिया दैट कवर्स ओनली थिक फिलामेंट, ओनली मायोसिन प्रोटीन। मैं यहाँ पे आपको डेफिनेशन भी दिखा देता हूँ। एच जोन, एच स्टैंड्स फॉर हेंसन, अ सेंट्रल पार्ट ऑफ ए बैंड विच कंटेन्स ओनली थिक मायोफिलामेंट। करेक्ट। एच जोन प्रेजेंट होता है आपके थिक मायोफिलामेंट के अंदर, वो एक सेंट्रल पार्ट होता है, और उसमें सिर्फ और सिर्फ थिक मायोफिलामेंट होता है, थिन फिलामेंट उसमें नहीं होता। वेयर एस डार्क बैंड या ए बैंड क्या होता है? टोटल एरिया कवर्ड बाय थिक फिलामेंट। करेक्ट। और डार्क बैंड में आपका कुछ अमाउंट ऑफ, कुछ पोर्शन ऑफ थिन फिलामेंट भी मौजूद होते हैं, जो कि एच जोन में मौजूद नहीं होते। करेक्ट। आई होप यहाँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। करेक्ट। ओके। अगर आप ध्यान से देखें तो जो दो डार्क बैंड हैं, दिस इज द फर्स्ट डार्क बैंड एंड दिस इज द सेकंड डार्क बैंड। इन दो डार्क बैंड के बीच में भी आपको एक एरिया नजर आ रहा होगा, और इस एरिया में सिर्फ और सिर्फ आपको थिन मायोफिलामेंट नजर आ रहा होगा। फ्रॉम दिस, इट स्टार्ट्स फ्रॉम दिस टू दिस, दो डार्क बैंड के बीच का एरिया। इस एरिया में आपको थिक फिलामेंट नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ थिन फिलामेंट नजर आ रहा है। दी ये वाला आपका प्रोटीन, एक्टिन मायोसिन और ट्रोपोनिन वाला, एक्टिन ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन वाला प्रोटीन। इस एरिया को हम बोलते हैं आई बैंड। लेट मी राइट इट हियर। दिस इज नोन एज आई बैंड।
ये एक आई बैंड यहाँ पे मौजूद है और एक आई बैंड आपका यहाँ पे भी मौजूद होगा। लेट मी ड्रॉ इट। ये है आपका पहला डार्क बैंड एंड दिस इज योर सेकेंड डार्क बैंड। और दो डार्क बैंड के बीच में मौजूद होता है आपका लाइट बैंड, जिसको हम आई बैंड भी बोलते हैं। ये फर्स्ट डार्क बैंड, सेकेंड डार्क बैंड और इनके बीच का जो एरिया है हम इसको बोलते हैं आई बैंड। आई बैंड, या फिर हम इसको लाइट बैंड भी बोलते हैं। लाइट बैंड, करेक्ट। क्या होता है आई बैंड? दो डार्क बैंड के बीच का एरिया, दो ए बैंड के बीच का एरिया हम इसको बोलते हैं आई बैंड। और आई बैंड में सिर्फ और सिर्फ थिन मायोफिलामेंट होते हैं, करेक्ट। थिक उसमें प्रेजेंट नहीं होता, राइट। नाउ ये जो हमारा सार्कोमियर है, सार्कोमियर क्या होता है? दो जेड लाइन के बीच का एरिया। इस सार्कोमियर के बीच से एक और लाइन जाती है जिसको हम बोलते हैं एम लाइन। लेट मी ड्रॉ इट हियर। दिस इज योर एम लाइन। ये आपके सार्कोमियर के बीच से होके गुजरती है, इसको हम एम लाइन बोलते हैं। लेट मी राइट इट हियर। दिस इज एम लाइन। प्लीज आप इसको अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिए, करेक्ट। नाउ आई होप आपको डार्क बैंड और ए बैंड समझ में आ गया होगा। आई होप आपको हेंसन जोन समझ में आ गया होगा और आई बैंड आपको समझ में आ गया होगा, करेक्ट। नाउ अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा सार्कोमियर है, इसके अंदर कौन कौन से बैंड प्रेजेंट होते हैं। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं, करेक्ट। ओके, ये जानने से पहले मैं कुछ चीजों को इरेज कर देता हूँ। आई होप आपने लिख लिया होगा डार्क बैंड, लाइट बैंड, ए बैंड आपने लिख लिया होगा। मैं इन सब चीज़ों को इरेज करने वाला हूँ। मैं एम लाइन को भी इरेज करने वाला हूँ अच्छी तरीके से समझने के लिए। ओके, इतने में समझ में आ जाएगा, करेक्ट। हाँ, अब हमको ये जानना है कि सार्कोमियर में कौन कौन सी बैंड्स प्रेजेंट होती है, करेक्ट। अभी हम ये जानने की कोशिश करते हैं। ये हमारा सार्कोमियर। सार्कोमियर क्या होता है? दो जेड लाइन के बीच वाला एरिया हम उसको सार्कोमियर बोलते हैं, राइट। सार्कोमियर के अंदर कौन से बैंड प्रेजेंट है? पहला तो हमारा ए बैंड प्रेजेंट है, ये क्लियरली नजर आ रहा है। हमारा ए बैंड हमारे सार्कोमियर में प्रेजेंट होता है, करेक्ट। तो हमारे सार्कोमियर में एक ए बैंड प्रेजेंट होता है। नाउ अगर आप ध्यान से देखें, ये है आपका पहला जेड लाइन एंड दिस इज योर सेकंड जेड लाइन। ये दो जेड लाइन के नीचे हमारा डार्क बैंड तो प्रेजेंट है ही, लेकिन आधा आई बैंड भी प्रेजेंट है। आई बैंड क्या है? दो डार्क बैंड के बीच का एरिया, करेक्ट। तो ये जो आधा जो आई बैंड है, ये तो इस सार्कोमियर में चला गया। और जो आधा जो आई बैंड का एरिया है, ये हमारे इस सार्कोमियर में आ रहा है, करेक्ट। तो हमारे सार्कोमियर में हाफ आई बैंड प्रेजेंट होता है, हाफ आई बैंड, करेक्ट। और एक और हाफ आई बैंड आपको राइट साइड में भी नजर आ रहा होगा। दिस इज योर आई बैंड। ये दो डार्क बैंड है, दिस इज द फर्स्ट डार्क बैंड, सेकंड डार्क बैंड, इन दोनों के बीच का एरिया आई बैंड। और आधा आई बैंड आपको इस सार्कोमियर में नजर आ रहा है और आधा आई बैंड आपको इस सार्कोमियर में नजर आ रहा है। तो एक और आई बैंड आपके सार्कोमियर में प्रेजेंट होता है, हाफ आई बैंड, करेक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस चीज को हम और अच्छे से डेफिनेशन के थ्रू समझ लेते हैं। ओके, मैंने आपको बताया सार्कोमियर इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल। एच जोन क्या होता है? सेंट्रल पार्ट ऑफ ए बैंड विच कंटेन्स ओनली थिक मायोफिलामेंट। आई बैंड क्या होता है? एरिया बिटवीन टू ए बैंड। सार्कोमियर मैंने आपको बताया दो हाफ आई बैंड प्रेजेंट होते हैं, half I band from the left side and half I band from the right side and one full A band। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, करेक्ट। नाउ अब हमको ये देखना है कि हमने अभी तक पढ़ा है जेड लाइन, एच जोन और आई बैंड के बारे में। जब मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, तब ये जो एरियाज हैं, इनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जेड लाइन में क्या होता है। मैंने आपको ये गिफी शो किया हुआ था। दिस इज योर फर्स्ट जेड लाइन एंड दिस इज योर सेकेंड जेड लाइन। हमको अभी ये देखना है कि क्या इनके पेसेस में क्या कुछ डिफरेंस आता है, हमको ये जानना है। तो आप देखेंगे कि जो दो जेड लाइन है, ये आपस में क्लोज आ रहे हैं। लेट मी शो यू अगेन। दिस इज द फर्स्ट जेड लाइन, दिस इज द सेकेंड जेड लाइन, और ये दोनों जेड लाइन आपस में क्लोज आ रहे हैं। तो हमारा कंक्लूजन क्या निकला कि हमारा जब मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो जो जेड लाइन्स है वो
दे कम क्लोजर। करेक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर हम देखते हैं एच जोन के बारे में। एच जोन क्या होता है? वो एरिया जहां पे सिर्फ और सिर्फ आपका थिक मायोफिलामेंट प्रेजेंट होता है, थिन नहीं प्रेजेंट होता। और ये कहाँ होता है? ये हमारे ए बैंड के बीच में होता है। करेक्ट। क्या इसका लेंथ रिड्यूस होता है? ये हमको जानने की जरूरत है। ओके, ये है आपका एच जोन। ये आपका थिन फिलामेंट, दो थिन फिलामेंट के बीच में प्रेजेंट होता है एच जोन। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, दिस इज द एच जोन। क्या एच जोन का एरिया रिड्यूस होता है? ये हमको जानने की जरूरत है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एच जोन भी यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है। करेक्ट। एच जोन इज ऑल्सो रिड्यूसिंग। नाउ अनदर थिंग, हमारा आई बैंड। आई बैंड क्या होता है? दो ए बैंड के बीच वाला हिस्सा, दिस इज द फर्स्ट ए बैंड एंड दिस इज द सेकंड ए बैंड। इसके बीच वाला जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं आई बैंड। क्या आई बैंड भी रिड्यूस हो रहा है? यस, हमारा आई बैंड भी यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है। करेक्ट। नाउ द ट्विस्ट इज योर ए बैंड। ए बैंड रिमेन्स सेम। आपका ए बैंड बिल्कुल भी रिड्यूस नहीं होता। आप यहां से भी देख सकते हैं, दिस इज योर ए बैंड। ए बैंड क्या होता है? एरिया कवर्ड बाय दी थिक मायोफिलामेंट। ये आपका थिक मायोफिलामेंट मायोसिन, ये जो एरिया कवर कर रहा है हम इसको बोलते हैं ए बैंड। तो क्या मायोफिलामेंट, जो थिक मायोफिलामेंट है, क्या ये अपना एरिया को छोटा करेगा? ऑफ कोर्स नॉट। ये अपने एरिया में ही रहेगा, इसलिए जो आपका जो डार्क बैंड है ये रिड्यूस नहीं होता। लेट्स सी हियर अगेन, दिस इज द ए बैंड और एक कांस्टेंट, इसकी लेंथ वही है। करेक्ट। आई होप आपको इतना सब कुछ क्लियरली समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि हमारे जो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स हैं, दैट इज एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन, इनके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं। करेक्ट। और हमारा जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है, ये है हमारा स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। दिस थिन मायोफिलामेंट इज स्लाइडिंग ओवर द थिक मायोफिलामेंट। ये कैसे ऑकर होता है, हम इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं। अगर आपको इस लेक्चर में कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, then please let me know in the comment section. I will try my best to solve this. आज हमने पढ़ा है स्ट्रक्चर ऑफ द मायोफाइब्रिल्स और उसके अंदर के प्रोटीन्स। करेक्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स एंड द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। So see you in the next video. Till then, goodbye.